आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि डेसिमल भिन्न में क्या आता है। ऐसे डेसिमल भिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल देखने मिल जाता है, चाहे एसएससी में जाओ, एसएससी जीडी में जाओ, या रेलवे में जाओ, सीजी व्यापम में जाओ, टेट में जाओ, कहीं भी सीजीपीएससी में भी जाओ, कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन इसका देखने मिल जाता है। तो ये अच्छा टॉपिक है, ये करने से बहुत सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक देख लेते हैं, बेसिक में क्या है। तो बेसिक में सबसे पहले है कि हमको इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली देखने मिलते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो टाइप होता है, पहला जो होता है वो होता है आपका बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, छोटा कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली एक फ्रैक्शन का लिस्ट दिया रहेगा, उसमें छोटे या बड़ा आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा इसमें आता है या तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन दे दिया जाएगा भिन्न, और उसको लिखेगा या तो आरोही क्रम में लिखो या तो आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, ये दो बहुत ही कॉमन देखने मिलता है एग्जाम में। और तीसरा इसी में एक टॉपिक हो जाता है रिकरिंग का। ठीक है, रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति वाला एग्जाम टॉपिक भी इसमें हम कवर करेंगे, और ये भी देखने मिलता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा बेसिक और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो सबसे पहले भिन्न भिन्न क्या है। तो जैसे भिन्न दो टाइप से हो सकते हैं भिन्न। जैसे पहला एक है, मान लो हमारे पास 3/4। ठीक है, दूसरा है 4/3। ओके, देखने में तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, बट ये भिन्न है और ये जो है मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। क्यों ये मिश्रित भिन्न है? क्योंकि अगर तीन से चार को भाग देंगे तो एक बार वो चला जाएगा, एक बार जाने के बाद बचेगा क्या, 1/3। तो यहाँ पे देखो, ये एक भिन्न आ रहा है, उसके साथ एक पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, ये पूर्णांक आ रहा है और एक भिन्न आ रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको, इस टाइप के जो फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा चीज था। अब इसमें देखेंगे कि छोटा और बड़ा कैसे आपको फाइंड आउट करना है। मान लो अपने पास दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे कि एक दिया है 3/4, दूसरा दिया है 4/5। ठीक है, एक दिया है 3/4 और दूसरा दिया है 4/5। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, उसको आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसमें पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि जो आपके पास अंश और हर की संख्या का डिफरेंस, अंश एवं हर की संख्या का अंतर अंतर निकालो। ठीक है, तो अंश और हर का अंतर क्या अपने पास इसमें पहले फ्रैक्शन में डिफरेंस इक्वल टू 1 है, सेकंड में भी देखो तो डिफरेंस इक्वल टू 1 है। तो अगर डिफरेंस अगर समान है दोनों में, ठीक है, अगर डिफरेंस समान है दोनों में, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो ऐसे केसेस में बड़ा और छोटा का निर्धारण उसके अंश से हो जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस में छोटा और बड़ा का निर्धारण किससे हो जाता है? उसके अंश से हो जाता है। तो जो अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, इस केस में ये बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस ये बनता है। सेकंड केस इसमें कैसा बनता है कि मान लो अपने पास कुछ फ्रैक्शन दिए हैं 5/13, 7/13, 11/13। ठीक है, और इसमें आप पूछ रहे हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि सारे में हर की वैल्यू सेम है। ठीक है, सारे दिए गए फ्रैक्शन में हर की वैल्यू सेम है। तो जब कभी भी हर की वैल्यू सेम है, तो वैसे केसेस में उसका जो बड़ा होने का या छोटा होने का निर्धारण किससे हो जाता है? उसके अंश से ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सेकंड केस ये आ गया जिसमें हर समान हो सारे भिन्न में हर समान हो, तो छोटा बड़ा का निर्धारण, छोटा बड़ा का निर्धारण उन भिन्नों के अंश से हो जाता है, उन भिन्नों के अंश से हो जाता है। तो इसमें सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ये है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरा टाइप का सवाल आ गया। तीसरा ये आ गया जिस केस में ना तो डिफरेंस सेम है ना हर समान है,
तो वैसे केसेस में हम कैसे निकालें, ठीक है। तो वैसे केस में अपन को दूसरे तरीके से निकालना है। जैसे मान लो एक फ्रैक्शन है 4/7 और दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 4/, इसको दूसरा लेते हैं 3/7 और इसको 4/13 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हो, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ना है, ऐसा ले लो, ठीक है। अगर ऐसा फ्रैक्शन आपको दिया है कि 4/13 है और 3/7 है, तो इसमें निकालो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा निकालने का तरीका क्या है, हमेशा आप हर से अंश की ओर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हर से अंश की ओर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×3 = 39, ये 13×3 = 39 आ गया। 7 को 4 से करेंगे तो ये 28 आ गया, ठीक है। 7 को 4 से करेंगे तो 7×4 = 28। अब इन जो गुणनफल आया, जो प्रोडक्ट आया, उनके बेसिस पे इसका बड़ा छोटा तय होगा। जैसे अब देखो दोनों में बड़ा कौन सा, 39 बड़ा है, ठीक है। दोनों में 39 इज ग्रेटर देन 28। तो अब 39 बड़ा है तो 39 के रिस्पेक्ट में जो भी फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस केस में ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, ये फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। तो मेनली फ्रैक्शन में जो क्वेश्चंस रहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब बड़ा और छोटा अगर आप निकाल लेते हो तो उसमें आरोही आरोही क्रम भी अरेंज कर लोगे, क्योंकि वही ही आपका आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो जब आपको पता है कि मल्टीपल फ्रैक्शन दिए हैं तो आप एक को एक के साथ कंपेयर करते जाओ। तो जैसे अगर मोर देन 2 फ्रैक्शंस अगर दिए हुए हैं तो जब आप कंपेयर करते जाओगे तो आप क्या करोगे, अगर बड़ा निकालना है तो छोटे वाले को डिस्कार्ड करते जाओगे। मान लो कुछ ऐसा दिया है 2/7, 3/8, 4/9, 5/11, ठीक है। ऐसे अपने पास दिए हैं और इसको क्वेश्चन में पूछ सकता है, या तो आरोही में अरेंज करो या तो अवरोही में, ठीक है, क्रम में लिखो। तो जो भी क्रम में है, अगर आरोही में है तो बढ़ते क्रम है, ये आपके घटते क्रम है। जैसे बढ़ते क्रम में जाना है तो बढ़ते हुए को लेना है। तो जैसे दो का कंपेयर करेंगे, सबका एक दूसरे से कंपेयर होते जाएगा। तो जैसे स्टार्टिंग 2 के कंपेयर करेंगे और बढ़ते क्रम में जाएंगे तो छोटा जो वैल्यू होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बड़ा को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। छोटा को हम डिस्कार्ड करेंगे, बड़ा को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे 2/7 और 3/8, इसमें जैसे कि मान लो 2/7 और 3/8, तो इसमें चेक करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हर से अंश की ओर जाओ, 8 दूनी 16, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ पे 7 या 21, तो ये वाला 21 जो है बड़ा है। तो 21 बड़ा है तो इसको डिस्कार्ड करो अगर बढ़ते क्रम है। अब इसको, ठीक है। तो अब इसको इस केस में इसको डिस्कार्ड, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो वैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। बट अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी बड़ा छोटे के बेसिस पे आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है रिकरिंग का प्रॉब्लम। रिकरिंग का मतलब होता क्या है, रिकरिंग और पुनरावृत्ति, रिकरिंग और पुनरावृत्ति। तो रिकरिंग और पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक फ्रैक्शन दिया है 2/3, ठीक है, अगर सबसे छोटा फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3 दिया है, अगर हमको 2 को 3 से भाग देना है, 2 को 3 से भाग देना है, तो भाग देंगे तो दशमलव 0 आ गया, 20 आया। अब कितने बार गया, 6 बार, बचा 18, बचा कितना 2, फिर 0, फिर 6 बार, बचा कितना 18, 18 गया, फिर 2 बचा, फिर 6 बार 0, फिर 18। सो आप देख सकते हो कि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू 6 6 6 6 आते जा रहा है। तो ऐसे बार बार 6 आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एक रिकरिंग, देखो 6 6 6 आ रहा है मतलब कंट्रोल ही नहीं, 6 6 6 6 6 जाते जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से भाग नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में किस एक 6 को लेके उसके ऊपर एक रिकरिंग साइन लगा देंगे, उसी को बोलते हैं रिकरिंग। मतलब इसका जो भागफल है उसका पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है,
हर बार 6 6 6 6 6 आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं रिकरिंग या पुनरावृत्ति। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मतलब 2/3 का अगर रिकरिंग फॉर्म में लिखा जाए तो 0.6 रिकरिंग साइन, 0.6 रिकरिंग साइन। तो ये जो साइन है वो रिकरिंग का साइन है। ये साइन ये बताता है कि ये कंटिन्यूस आपको चलते रहता है, मतलब ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये जो भागफल है वो कंटिन्यूस आपके पुनरावृत्ति के केस में। ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, कंट्रोल करके फॉर्म में लिखना है, तो 0.6 के ऊपर 0.6 के ऊपर अपने को क्या करना है, बार लगा देना या पुनरावृत्ति साइन लगा देना, तो इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, अब इसमें अब क्वेश्चन जैसे आता है कि अब इसी चीज को देखो, अब फ्रैक्शन को हमने पुनरावृत्ति में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पुनरावृत्ति भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उतना ही वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी फ्रैक्शन का पुनरावृत्ति ये आ रहा है तो पुनरावृत्ति को कन्वर्ट करने पर फ्रैक्शन भी उतना ही आना चाहिए। सो अपने पास मान लो अब इसी को उल्टा ले लेते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन दिए है और बोलता है आप इसको भिन्न में बदलिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलता है, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, जहां भी पुनरावृत्ति का साइन है, बार है, उस केस इसमें क्या होगा, ये डेसिमल हट जाएगा और जहां बार है वहां पे नीचे में डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, 0.6 है तो जब पुनरावृत्ति हटाते हैं उसके बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहता, जब पुनरावृत्ति हटा मतलब वो पॉइंट हट गया और उसके नीचे जिस अंक के ऊपर पुनरावृत्ति का साइन है उसके नीचे 9 से हमको डिवाइड कर देना। तो 9 से डिवाइड कर दोगे तो अगर काटोगे तो क्या होगा, 2 बार और 3 बार, इस तरीके से 2/3 ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति। अब इस पुनरावृत्ति में अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला केस हमने देख लिया कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसमें पुनरावृत्ति लगा। ऐसा केस भी हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो उसमें पुनरावृत्ति हो, 3 डिजिट हो उसमें पूरा पुनरावृत्ति हो। ऐसा भी केस हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो बट एक में पुनरावृत्ति लगा हो एक में नहीं लगा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट साइड में पुनरावृत्ति लगा हो, डेसिमल साइड पूर्णांक साइड में, डेसिमल साइड में पुनरावृत्ति ना लगा हो। तो ऐसे सारे केसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी था डेसिमल के बाद एक अंक था उसमें पुनरावृत्ति था, मान लो सेकंड अगर आ गया, ऐसा 0.25 है और दोनों में पुनरावृत्ति लगा है, दोनों में बार लगा है और बोलता है भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि जहां पुनरावृत्ति हटा, डेसिमल ओसिमल हट के दो जितने पुनरावृत्ति अंक है उतने 9 अंक को नीचे डिवाइड कर दे, तो यहाँ 2 अंकों में पुनरावृत्ति लगा तो यहाँ 2 बार 9 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति का फ्रैक्शन। अगर यही कोई 0.24 होता मान लो, तो 24/99 होता तो 3 से कट जाता कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो जाता। ठीक है, बट अगर नहीं है तो यही आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टाइप हो सकता है कि आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक में पुनरावृत्ति लगा है एक में नहीं लगा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0.25 है बट 5 में पुनरावृत्ति लगा है और 2 में कुछ नहीं लगा है, तो 2 में कुछ नहीं लगा तो इसको अगर भिन्न में बदलना है हमको, तो इसका भिन्न कैसा होगा, ये होगा 25 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि एक में लगा है इसलिए 9, बट दूसरे में नहीं लगा है, दूसरे में नहीं लगा तो यहाँ पे 0 माइनस जिसमें नहीं लगा है वो। ठीक है, अगर हमारे पास एक पुनरावृत्ति वाला संख्या है 0.25 और 5 में पुनरावृत्ति साइन है, अगर इसको भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, जो टोटल नंबर बन रहा है दशमलव के बाद वो 25 है, 25 माइनस जिसमें पुनरावृत्ति नहीं है वो, डिवाइडेड बाय जिसमें पुनरावृत्ति है उसकी वजह से 9 और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं है उसकी वजह से 0। ठीक है, तो इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, 23/90 ये इसका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भिन्न हो जाएगा। तो हमने देख लिया एक में लगा है तो कैसा होगा, दोनों में लगा है तो कैसा होगा, दो है बट एक में लगा है, मतलब मोर देन 1 है और किसी एक में लगा है, या कुछ नंबर छूट गए हैं जिसमें नहीं लगा तो उसको कैसे देखना। और तीसरा एक और हो सकता है, अगर इसको डेसिमल के पहले लगा हो, ऐसा हो। ठीक है, डेसिमल के पहले लगा हो, तो आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद लगा है पुनरावृत्ति, इसका मतलब क्या है, वो डेसिमल के बाद की जो संख्या आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। बट पूर्णांक के केस में ऐसा नहीं होता, अगर पूर्णांक में अगर बार लगा है या पुनरावृत्ति लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 3 3 3 3 3 कुछ रहा होगा फिर उसमें डेसिमल, ऐसा कुछ नहीं है।
इस पूर्णांक के केस में ऐसा रिपीटेशंस नहीं है, जब डेसिमल का केस है उसी में ही आपको ऐसा रिपीटेशंस देखने मिलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक के केस में सिंपल क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है इसमें ये जो साइन है, अब इसमें कैसा हो जाएगा, डेसिमल जहाँ पे बार लगा है पूर्णांक में वो माइनस में आ जाएगा और डेसिमल के बाद लगा है वो प्लस में आ जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। क्लियर। कभी कभी इसी में एक ऐसा सवाल भी हो सकता है कि 2 पॉइंट, मान लो 5 है, इसमें बार है, 2.5 है, इसमें बार है, देखिए आप पूर्णांक में दशमलव बात एक अंक है जिसमें बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 धन 5/9, क्योंकि बार हटा है तो एक जितने बार लगा था उतना 9 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। 9×3 = 18 प्लस 5 और बटा 9, तो 18 और 5 23/9। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 सही 5/9, मतलब सेम है। ठीक है, तो ये एक पुनरावृत्ति का सवाल हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पुनरावृत्ति के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मिलेंगे आपके बड़ा और छोटा फाइंड आउट करने का। ठीक है, हैंग हो रहा है आई थिंक, लेट मी रीस्टार्ट। ठीक है, सो ये था बड़ा छोटा होना, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, उस टाइप के सवाल देखने मिलता है, या आपको ऐसा पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन देखने मिलता है। ठीक है, समझ आया बेसिक सभी को। चलिए चलिए, इससे आधारित कुछ सवाल देखते हैं। अब ये समझ लेने के बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें क्वेश्चन इतना टफ नहीं रहता, बहुत ही सिंपल है, बस आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर लेते हो, गुणा भाग जोड़ ये तीन कितना फास्ट करते हो उसके बेसिस पे बहुत फास्ट बन जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सो पहला सवाल बहुत ही छोटा सा लिया मैंने, जो बता दिया मैंने बेसिक में वही क्वेश्चन को ले लिया है कि ऐसा हमारे पास 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, चार ऑप्शन है, बहुत सिंपल है, तुरंत टिक लगा दोगे। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, ऐसा केस है जिसमें सारे फ्रैक्शन का, सारे भिन्न का क्या सेम है, क्या सेम है, हर सेम है। अगर किसी भिन्न का हर सेम है तो उसके बड़ा छोटा होने का निर्धारण कहाँ से हो जाता है, उसके अंश से ही हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप देख रहे हो कि इसमें अंश में आपके पास 5 है, 3 है, 7 है और 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, सो 3 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 3 है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन भी वही होगा जिसमें अंश में 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा 3/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेकंड सेकंड में है 8/17, 2/34, 9/17, 11/17 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी हर समान है। ठीक है, इस फ्रैक्शन, हाँ, इस फ्रैक्शन में भी हर समान है, क्योंकि 8/17 है, यही एक दिख रहा है अलग टाइप का, तो उसमें वो ऐसे लिख दिया है क्योंकि उसका भी हर समान ही है। ठीक है, एक, हाँ, 2/34 को हम 1/17 के रूप में लिख सकते हैं, ये हुआ 9/17, 11/17, फिर इसमें समान हर का केस है, समान हर, तो अंश के आधार पर निर्धारण हो जाएगा। अंश के आधार पर निर्धारण में पूछा क्या, बड़ी संख्या पूछा है, तो अंश में देखो क्या है अपने पास, 8 है, 1 है, 9 है और 11 है, तो इसमें जो बड़ा होगा तो बड़ा क्या है, ये बड़ा है, सो इससे संबंधित जो फ्रैक्शन है 11/17 वही बड़ा हो जाएगा, तो 11/17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ, इसमें अब सबसे छोटा, इसमें देखो हर समान वाला केस नहीं है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। देखो इसमें 2/3, 4/5, अच्छा ये तो समान अंतर वाला है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समान अंतर दिख गया, फिर वही केस आ जाएगा। देखो अपने पास क्या है, 2/3,
4/5, 7/8, 9/10। तो आप देखोगे इसके डिफरेंस का मतलब क्या है, अंश और हर, या हर और अंश ले लो क्योंकि कंफ्यूजन माइनस आ जाएगा तो लगेगा कि माइनस आ गया। हर माइनस अंश करोगे तो 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, d=1, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो सभी में 1 डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। अगर भिन्नों के अंतर अगर चेक करते हैं और सभी का जो डिफरेंस है, अंतर अगर समान आता है, अंतर समान है, तो बड़ा छोटा का निर्धारण उसके अंश से हो जाता है। अंतर समान है तो अंश के बेसिस पे उसका बड़ा छोटा का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ा छोटा का निर्धारण अंश से हो जाएगा। तो अपने पास अंश में क्या क्या दिया है, 2, 4, 7, 9। तो इसमें बड़ा 9 है, छोटा ये है। तो पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 2 वाला सबसे छोटी, 2/3 आपके सबसे छोटी संख्या। क्लियर, 2/3, ये 2/3। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल में अवरोही क्रम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा अवरोही आरोही दे दिया रहता है। अगर इंग्लिश में दिया है तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा इंग्लिश एक बार देख लेना। कभी कभी क्या होता है, अवरोही आरोही में कंफ्यूजन होता है, तो वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, कि कौन से क्रम में पूछ रहे हैं, कि हमको आगे वाले में इंक्रीजिंग में देखना है कि डिक्रीजिंग में देखना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, और डिक्रीजिंग में बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर। तो छोटा से बड़ा मतलब छोटे को पहले, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, बड़ा से छोटा की ओर, सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा। तो वो आपको ध्यान रखना है, जो क्रम में अरेंज करने दिया है वो क्रम आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि इस क्रम में दिया है। उसके बाद तो फ्रैक्शन दे दिया है, फ्रैक्शन को आपको निकालने के तरीके पता चल गए हैं कि कैसे कैसे आप बड़ा छोटा इसमें निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन जो दिया है वो क्या क्या दिया है, 5/11, 3/8, उसके बाद 4/9, फिर 2/7। ठीक है, तो इसको आपको अरेंज करना है। तो किस में अरेंज करना है आपको, आ अवरोही। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपके पहले आएंगे, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो आप इसमें केस देखो, इसमें केस कौन सा है हमारे पास, जो अभी तक डिस्कस किए वो केस दिख नहीं रहा है, जिसमें हर समान वाला केस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये केस नहीं है, सारे का हर समान नहीं है। दूसरा केस देखो, हर माइनस अंश अगर निकाल रहे हैं का अंतर समान है क्या, समान है क्या, ये नहीं है, तो ये दूसरा भी केस नहीं आ रहा है। तो तीसरा केस क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। जो तीसरा केस क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख लिए, 5/11, 3/8, 4/9, 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, किसी एक नंबर को रेफरेंस ले लो अगर चेक करना है तो। जैसे मान लो मैं ये नंबर को लेता हूँ, तो इसको सबके साथ कर लो, तो उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सबके साथ ले लो। जैसे पहले 5/11 को मैंने 3/8 से लिया, तो 3/8 से लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 तिया 33, 8×5 = 40। ठीक है, 8×5 = 40। तो इसमें हमको निकालना क्या, पहला क्या निकालना आपको, अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे उसमें क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, फिर छोटा जाएंगे। तो हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ये वाला है। तो 5/11 यहाँ से अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, फिर सेकंड इसी 5/11 को दूसरा से कंपेयर कर लो। 5/11, 4/9, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 नियम 45, और ये 44, 11 चौके 44। तो फिर यही, तो 5/11 इससे भी बड़ा है, इससे तो था, अब इससे भी हो गया। तीसरा निकालो, 5/11, 2/7, 7×5 = 35, और ये हो गया 11×2 = 22। तो ये इससे भी बड़ा। तो इससे ये पता चल गया कि 5/11 सबसे बड़ा है। ठीक है, इससे ये पता चल गया 5/11 सबसे बड़ा है। ठीक है, सो इसमें अभी मैंने सीरीज देने के बजाय एक ही नंबर दे दिया, ऑप्शन में सीरीज देना था मुझे।
ठीक है, तो सब 5/11 सबसे बड़ा है। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा जो पहले 5/11 से शुरू हो रहा है वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, पहले 5/11 से जो शुरू हो रहा है वही आपका आंसर होगा। समझ आया? अब ये तो निर्धारण हो गया कि 5/11 सबसे बड़ा है। अब क्या करना है, जो 3 बचा उसमें एक और ट्राई कर लो। ठीक है, किसी एक को और रेफरेंस ले लो। मान लो मैंने 3/8 को रेफरेंस ले लिया, 3/8 को रेफरेंस ले लिया, 3/8 उसको 4/9 के साथ कंपेयर कर लिया, तो ये ऐसा हो गया। तो 9×3=27, 8×4=32, 8×4=32 और 9×3=27, तो इसमें देखो ये बड़ा है। ठीक है, 3/8 को मैंने रेफरेंस लिया और दूसरे से चेक किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया, 4/9 जो है बड़ा आ गया। हाँ, तो 4/9 बड़ा आ गया, तो अभी हमको बड़ा देखना है, सेकंड बड़ा क्या होगा। तो हम इस बड़े को लेके चलते, तो 4/9 को लेके चलते हैं 2/7, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7×4=28, 9×2=18। तो 4/9 जो संख्या है वो 3/8 से भी बड़ा है और 2/7 से भी बड़ा है। तो मतलब नेक्स्ट जो बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा, 5/11 के बाद 4/9। ठीक है, तो ये अगर दो टर्म आपने निकाल लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऑप्शन टिक लगा ही सकते हो, क्योंकि दो लगातार में नहीं होगा। बट अगर तीसरा भी निकालना है तो आप एक ट्राई कर लो। फिर बचा कौन कौन सा तुम्हारे पास, 3/8 और 2/7। ठीक है, तो हाँ, हाँ, तो इन दोनों को एक बार फिर से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7×3=21, 8×2=16। तो इसमें देखोगे कि 7×3=21, 21 वाला बड़ा है, तो मतलब 3/8 जो है इससे बड़ा है। तो फाइनली जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा, 5/11, 4/9, 3/8 और 2/7। तो पहले तो ये आएगा, सबसे बड़ा ये आया, सबसे छोटा ये आएगा। ठीक है, सबसे छोटा ये आया। तो सबसे बड़ा 5/11, सबसे छोटा 2/7। तो इन दोनों को देख के आप ऑप्शंस मिल जाएगा, आप उस ऑप्शन में टिक करके आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया कैसे फाइंड आउट करना सारे। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने मिल सकते हैं कोई भी एग्जाम में। ठीक है, भाग देने से कठिन होते जाएगा। हाँ, क्यों? हाँ, लेकिन वो भाग देने में फिर कठिन होगा ना। जैसे आप 5/11 को आप भाग दोगे, तो 5/11 को अगर 11 से 5 बार दोगे, फिर आपको 0.0 गए, तो फिर उसके 4 बार गया, फिर इसमें आपने 44 लिया, फिर 6 लगा, तो ये जो भाग है ना लंबा जाएगा, और आपको कितने डेसिमल तक जाना, कम से कम 2 या 3 तो जाना पड़ेगा वेरीफाई के लिए। हाँ, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख के ही समझ आ जा रहा है आपको। वो भी एक तरीका है भाग वाला, बट उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और 3 अंक तक जाना ही पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। 2 अंक में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है 2 अंक में रिपीट होने लग जाए, भाग जो है, भाग पहले 2-3 फ्रैक्शन का रिपीट हो जाए, तो वैसे केस में फिर वो आप तीसरा अंक में जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बट वो भी तरीका है। ठीक है, बट ये तरीका बहुत आसान लगता है, इसलिए ये तरीके से मैं बताना चाहता। चलो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट सवाल है, आरोही है। ठीक है, उसमें अवरोही था, इसमें आरोही है। ठीक है, आरोही है। आरोही का मतलब है ऊपर की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, चलो क्या आएगा आंसर बताओ। 5/14, 6/11, 7/9, 8/13। आरोही क्रम को आपको पहले समझना है ना, क्रम क्या है। तो ये आरोही का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर। या इसको बढ़ते क्रम, ऐसा है। तो अभी बढ़ते क्रम में निकालना है, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो आपके पास ऑप्शंस कोई एक को पिक कर लो, किसी एक को कॉमन ले लो, उसके बाद वो कर लो। तो मान लो इस बार हम इसको पिक कर लेते हैं कॉमन के लिए, किसी एक को रेफरेंस लेके सॉल्व करोगे तो फिर आते जाएगा, एक बार सॉल्व करने से आइडेंटिफाई हो जाता है। 11, या किसी दो के बीच कर लो, दो में देखो कि कौन सा आपके पास छोटा है। ठीक है, वो छोटा उसको लेके चलो, क्योंकि हमको छोटा करना है, या बड़ा को लेके चलो, कुछ भी कर सकते हो आप। एक किसी को रेफरेंस लोगे तो धीरे धीरे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे ये 6/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 14, 14 एकम 14, इसका 14 छक्के ना, 14 छक्के 84,
और ये 55, 11 पंचे 55। तो इसमें अगर देखा जाए तो अपने पास बड़ा कौन सा ये है, 11 बड़ा मिल गया। अब एक बार ये बड़ा मिल गया तो उसको बाकी से भी कर लो, क्या वो सही में सबसे बड़ा है क्या। तो अब बाकी से करेंगे तो 7/9 से करेंगे तो 6 नियम 63 और ये 77, साथ ही 77। तो इस केस में देखो अब ये बड़ा है। हाँ, फिर अगर उसमें देखोगे तो 6/11 को 8/13 से करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 13 छक्के 91, 91, आठी आठी 11 8 88। तो ये बड़ा है। तो इसमें देख सकते हो आप किस, दो से बड़ा है, तीसरा से छोटा है। ठीक है, दो से बड़ा है, ये यहाँ से बड़ा है और यहाँ से भी बड़ा है, बट इससे छोटा है। तो एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये दो से बड़ा है, तो जब बढ़ते क्रम में जाएंगे तो इससे बड़ा ही जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में जाएंगे तो इसके बाद ही आएगा वो। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी संख्या 11/6 है जो बड़ा है दो से, मतलब वो बढ़ते क्रम में जा रहा है तो आगे ही जाएगा, उन दोनों पॉइंट के बाद ही होगा। तो ऑप्शन आप देखोगे तो उसमें उन दोनों पॉइंट के बाद ही जो होगा वही होगा। ठीक है, फिर एक किसी को रेफरेंस लेके फिर एक बार ट्राई कर लो, तो उससे अब तीसरे बार में आपको आइडिया लग जाएंगे। तो जैसे अब इसमें आप दिख रहे हैं 77, इसमें मान लो 5/14 ले लिए, 5/14, 6/11 और 8/3। ठीक है, सो इसमें देखो अब इसमें एक चीज और है कि ये 6/11 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, तो 7/9 से छोटा है, तो 7/9 जो है वो सभी से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 6/11 5/14 से बड़ा है, 6/11 8/13 से बड़ा है, मतलब ये जो है किससे किससे बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे बड़ा है। ठीक है, बट ये जो नंबर है इससे बड़ा है, तो मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तीन आदमी है, तीन आदमी में से ए बी, चार आदमी ए बी सी डी, जो बी है वो ए और डी से बड़ा है, बट जो सी है वो बी से भी बड़ा है, मतलब बी सबसे बड़ा हुआ ना। तो इससे पता चल गया कि 7/9 आपके पास एक आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, 7/9 सबसे बड़ा है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक चीज आपको पता चल गया, 7/9 आपके पास सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको क्या जाना, असेंडिंग में जाना, तो पहले ऑप्शन में जब देखोगे तो ये पहले दिखेगा। तो ऐसा ऑप्शन टिक करना जिसमें 7/11 आपके पास मिल जाए। ठीक है, बड़ा है ना, तो बढ़ते, सॉरी, बड़ा क्रम में जाना है तो ये सबसे लास्ट में दिखेगा, लास्ट में दिखेगा ना। सबसे बड़ा रहेगा तो लास्ट में दिखेगा, क्योंकि अपने को बढ़ते हुए जाना है तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है। असेंडिंग ऑर्डर में दिए तो छोटा से बड़ा की ओर, तो ये लास्ट में दिखेगी। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 7/9 अगर लास्ट में है तो समझ लेना वही आपके पास ऑप्शन है। अगर नहीं है, दो तीन ऑप्शन में सेम है, तो एक और किसी को ट्राई कर लेना। तो ठीक है, तो जैसे आप मान लो ये ऐसा एक सीरीज लेको ट्राई कर लेना, तो इसको अगर ट्राई करोगे तो 5/14 6/11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर वही 55। ये तो अपने निकाल भी लिया, इन दोनों में क्या आ रहा है। तो हाँ 84 आ रहा है, तो इसमें भी आप निकाल सकते हो, और ऑलरेडी पहली बार में कैलकुलेट कर ली, उससे भी एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद सबसे छोटा अभी अभी देखा जाए तो आपके पास 5/14 ही आ रहा है। ठीक है, 5/14 आ रहा है, क्योंकि एक और एक कर सकते हो, 5/14 और 8/3 के बीच अगर आप रिलेशन लगा लोगे तो उससे एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक अगर नंबर मिला, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में अगर वो है और मोर देन टू ऑप्शन है उसमें, फिर दूसरा किसी एक को रेफरेंस लेके चेक करो, तो उससे आइडिया हो जाएगा। दो दो चेक करने से मोस्ट प्रोबेबली आपने ऑप्शन को टिक लगा ही लोगे। तो इसमें जो फाइनल सीरीज जो बनेगा वो 5/14 से बनेगा, 6/11 से बनेगा, 8/13 से बनेगा और 7/9 से। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ आया, आइडिया हो कैसे कैलकुलेट करना, क्योंकि इस टाइप का सवाल ही देखने मिलता है आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल से 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलिए।
ठीक है, 5 घंटे के, तो मतलब इसके कंपैरिजन में इसको बदलना है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है, तो इनके बीच का फ्रैक्शन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि 2 यूनिट है यहाँ पे, 1 घंटा है और 1 मिनट है, और यहाँ घंटा है, तो घंटा और मिनट के 2 यूनिट को घंटे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जब कभी भी कुछ भी सॉल्यूशन करना है तो उसको यूनिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट इक्वल होना चाहिए, फिजिक्स में बहुत ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों को, ताकि आंसर आपका सही आए। तो अभी भी यूनिट हम समान करेंगे तभी जो रिजल्टेंट आएगा वो समान हो सकता है, अदरवाइज बाद में यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है, वो आपका आंसर गलत कर देता है। तो सबसे पहले आप आपको पता है 1 hour = 60 मिनट, तो उसके बेसिस पे आप सारे को क्या कर लो, मिनट में कर लो। ऑलरेडी मिनट में दिया है, इसको भी मिनट में कर लो, इसको भी मिनट में कर लो। तो इसके भिन्न जो हाँ 13/20 भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 घंटा 15 मिनट डिवाइडेड बाई 5 घंटा। ठीक है, सो अब इसको मिनट में कर लेते हैं, तो 3 × 60 + 15 डिवाइडेड बाई 5 × 60। ये 60 कहाँ से आया, क्योंकि हम इसको यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं मिनट में, इसलिए 60 आया। तो अब ये देख लो, 60 × 3 मतलब 6×3 = 18, 180 + 15 बटा 5×6 = 30 मतलब 300। बचा क्या, 180, 180 और 15 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 195/300। अब देख लो इसमें कुछ काट उठ रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, कट रहा है 3 से 100 बार, 3×3 = 18, हासिला 1, 3×5 = 15। फिर देख लो 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5×3 = 15, 5×20 = 100, तो बचा क्या, 13/20। तो ये आपका भिन्न हो गया, ऑप्शन दिया है कहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको भिन्न में बदलने के लिए कुछ भी दे सकता है। इसमें घंटा दिया है, वैसे आपको ग्राम किलोग्राम भी दे सकता है, कि कुछ ग्राम को इसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान है, ये सिर्फ मान करना है, गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग करने में कई लोग को दशमलव गुणा भाग कठिन लगता है, इसलिए मैंने सवाल को डाल दिया था। तो देखो, दो तो अपने पास पूर्णांक वाला चीज है, एक ही डेसिमल का। तो अभी प्रीफर किया करो, जब भी डेसिमल का है तो उसको जीरो वाला अगर मिल जाए, 10 20 30, तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही से गुणा करना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आया सभी का। ठीक है, तो ये आएगा 12.5। ठीक है, तो आप कोई भी तरीके से इसको गुणा कर सकते हो। आप चाहो तो 5 और 50 को भी कर लो, उसके रिजल्टेंट को इसको कर ले, या इससे 50 और पॉइंट वाले को कर लो, उसे 5 से कर लो। तो जैसे 50 और उसको करेंगे तो 5×5 = 25, तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, तो 25 250 गुणा 10 तो अब ये देख लो, अब ये भी 5 ही है, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट में, तो फिर इसको 5 समझ के गुणा कर लो, और जो आंसर आएगा उसको पीछे साइड से 2 गिन के उसमें दशमलव लगा देना। ठीक है, तो 250 × 5 करोगे तो 250×4 = 1000, 5 मतलब 250, 1250, 1250 रिजल्टेंट आ गया। बट हमारे पास प्रोडक्ट में डेसिमल संख्या है, तो डेसिमल कितने अंक के बाद, 1 2, पीछे साइड से गिनना, 1 और 2, तो यहाँ से 1 और 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12.50, 12.50। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल सा है, सेम चीज है। सॉल्व, 2.5 डिवाइडेड बाई इतना 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 है। अगर इस किसी को अगर फ्रैक्शन, इसमें डेसिमल में अगर डाउट होता है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आप 0.25 को आप इसमें कन्वर्ट लिख सकते हो, 25/10, और इसमें कितना, 1 2 3 4, तो 5/1 2 3 4। ठीक है, ऐसा, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। अब आपके पास क्या है, सॉल्व में 25/10 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 5/1000, 10,000, 4 जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 25/5 हो जाएगा, पूरा 4 जीरो के साथ, या 10 हो जाएगा, काटोगे कुछ भी काट पीट करोगे तो आंसर आपके आ जाएगा 5,000 के आसपास।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो अच्छा दिख रहा है। यदि 4137 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू 234 हो तो 41.37 डिवाइडेड बाई 17.5 क्या होगा। सेम नंबर है, उसमें दोनों को क्या करो आप डेसिमल हटा दो और उसे सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से डेसिमल हटा दो तो रिजल्टेंट बताओ क्या आ रहा है इसका। ये देखो ये कितना है, 4137 बटे 1.75 इक्वल टू 2 इतना। अब इसमें देखो 4000 इतना बटे एक 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 दस 41.3 2.36, तो ये सेम है को देखा जाए तो। आप क्या करो, इसको चाहो तो आप 4 इसमें बदल लो बटे 7 75 में, और इसको भी वैसे ही बदल लो। ठीक है, तो बदलने पर लेफ्ट हैंड साइड को बदलने में राइट हैंड साइड जो चेंजेस आएंगे और यहाँ पे बदलने में जो चेंजेस आएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे बदलोगे तो इसमें देखो 10 दशमलव के बाद 2 जीरो है, दो अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो मतलब क्या हो रहा है ये इसको बदलने के लिए आपको बटा 100 करना पड़ रहा है, ओवरऑल बटा 17 करने से 10 करना पड़ रहा है। ठीक है, यही है। अब इसको ऐसे करोगे तो अब उसको क्या करो, ऊपर और नीचे वाले उससे कर दो तो क्या हो जाएगा 137 175 इसको लिखेंगे, मतलब इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लो 37/100 ये 10/175, तो ये कटा बचा क्या 1/175 गुणा 10 ये बच गया। अब इधर देख लो कि वही चीज़ सेम करने से तो 1 37 इसमें तो कुछ है ही नहीं तो बटा 1 है, इसमें करने के बाद कितना है 2 अंक है तो 100, इसको लिख सकते हैं 4137/1 इंटू 100/175, तो अपने को इक्वल टू 175 गुणा 100 विच इज इक्वल टू कितना 64, तो ये चाहिए अपने को। तो इसके इक्वल टू क्या होगा 437 इक्वल टू 2364 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको 100 हो गया तो 4137 डिवाइड 175 इज इक्वल टू 2364, ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसको यही हुआ और इसे कंपेयर कर दो। ठीक है, तो अभी देखो इसमें इधर डिवाइडेड बाई 10 चाहिए अपने को। ठीक है, तो इधर क्या कर लो डिवाइडेड बाई 10 कर लो, तो डिवाइडेड बाई 10 अगर दोनों साइड करोगे तो ही आएगा। तो जैसे 10 10 काट दो तो इधर का 10 क्या हो जाएगा 4137 बटे 10 गुणा 175 इज इक्वल टू 23.64/10, 23.64/10 को 2.36 लिख सकते हैं। अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या है 2.3, यही आपका ऑप्शन है। समझ आया। हाँ बहुत बढ़िया भाई, दूसरे मेथड से किया था तो जितना जल्दी आंसर आना चाहिए, तो बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है। कैसे किए थे बता दो। हाँ तो हाँ हाँ, तो तुमने क्या किया इसको दशमलव में बदल दिया। ठीक है, और मैंने सारे दशमलव को बिना दशमलव में बदल दिया, वही हुआ। तो आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पे 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है बट यहाँ 2 है, तो उसको 1 करना है तो उतना 1 अंक शिफ्ट करो 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 अंक शिफ्ट कर रहे हैं तो 100 से गुणा, तो यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, तो बट फ्रैक्शन को और फ्रैक्शन में ले जाके सॉल्व करेंगे तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बिना उसको डेसिमल को और डेसिमल में ले जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए डेसिमल को पूर्ण संख्या में लाके करने की कोशिश की मैंने, इसलिए सबको पूर्ण में कर रखी है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो पूर्ण दिया उसको दशमलव में बदल लो, क्योंकि यहाँ दशमलव में है।
वैसे ये वाले संख्या को इससे कम कर लो, तो ये दोनों को बदलने में जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका इफेक्ट यहाँ दिखेगा, और जो उसका इफेक्ट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों तरीके आपके पास है जिससे आप करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या क्या नहीं समझ आया इसमें, देखो ना। इसमें मैंने कहा से ये देखो, ये प्रश्न था, यहाँ पे दिया है हमको निकालना ये था। तो अब क्या किए, हमने दोनों को बराबर करना है, एलएचएस साइड को दोनों को बराबर करना है, क्योंकि एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी बराबर होगा। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, इस साइड को देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ ले आए, यहाँ पे 41.37 डिवाइडेड बाय 17.5। अब इन दोनों में दशमलव के बाद दो डिजिट, दो अंक में दो अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है। तो अब इसको अगर दशमलव को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके दो अंक के बदले बटा 100 करना पड़ता है, या एक अंक है तो बटा 10 करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उसमें बटा 100 किया, इसमें बटा 10 किया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4137/100 गुणा 10/175। सिंपल, मतलब अपन जब ऊपर दो बार ब्रैकेट को हटाते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो फाइनली जो बचा इसका एलएचएस क्या बचा, 4137 ये वाला जो था, उसके बाद ये तो 10 कट गया, नीचे में क्या बचा 175, और यहाँ से 10 जो बचा ये। अब आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब ये जो गिवन डेटा है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड को यही बनाने की कोशिश करो, और अगर ये बन गया तो फिर दोनों का कंपेयर करके राइट हैंड साइड उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो इस जगह पे ये जो है क्वेश्चन हमने उतार लिया, तो देखो 4 1 3 7 बटे 1/7 5 डिवाइड इक्वल टू इतना दिया है। अब दिया है तो 4 4 1 3 7/1 मान लिया मैंने, और 1.75 था तो 1.75 कर करके 175 करके बटा 100 कर दिया। अब बटा 100 कर दिया, फिर जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही कर दिए। अब उसको ऐसा ओपन कर हटा दिए ब्रैकेट को, डिवीजन को, तो 4137/1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 175। अब क्या हो गया, ये होने के बाद अपने पास क्या है, हमको ऐसा लाना है। ठीक है, तो ऐसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, इस 100 को इधर ले गया, बटे में 100 ले गया, देखो यहाँ पे बटा 100 ले गया, 4137/175 तो जो आंसर बना ऐसा बना, ये वाला। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, ऊपर में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4137 नीचे में 175 गुणा 10 है, लेकिन यहाँ 175 गुणा 10 नहीं है, 175 तो 10 ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर नीचे गुणा करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो टर्म है, अब देखो एग्जैक्टली यही बन गया इधर वाले टाइम। ठीक है, तो ये 10 एक्स्ट्रा था तो 10 को नीचे ले आए, यहाँ पे 23.65 10 नीचे ले आए, फिर वो एक सरक जाएगा 10 डेसिमल इस साइड। ठीक है, डिवाइड होता है डेसिमल इधर सरकता है, गुणा होता है तो उधर सरकता है, तो इधर डिवाइड हुआ तो एक और सरक गया तो 2.37, तो ये 2.36 वही आंसर है। समझा? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्क्वायर वाला ये 73 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर बटे 2.3 दशमलव में, बट स्क्वायर वाला है 3.7 इंटू 3.7, मतलब दोनों का स्क्वायर ही है, इंटू माइनस 2.7 इंटू 2.7 ये भी स्क्वायर है। अब इसमें नीचे लिखा है 2.3 इंटू 0.5, तो ये स्क्वायर ही टर्म है एक प्रकार से। तो अब जब ऐसे सवाल रहे ना, तो आप एक काम भी कर सकते हो कि पहले कांस्टेंट करने के लिए सारे 10 चेक कर लो, सारे 10 को चेक कर लो, मतलब जितने भी 10 का टर्म है, जैसे 10 डेसिमल है तो एक अंक, दो अंक, यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक, दशमलव के बाद एक दो, दशमलव के बाद एक दो, तो मतलब इसको जब से हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बटा 10 तो 100, यहाँ भी बटा 10 100। ठीक है, तो 100 हो गया, नीचे भी 100, तो 100 ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं पहली फेज में। क्लियर हुआ? ठीक है, सो वो डेसिमल आप देख लो, उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। ये दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है,
सो अगर आप इसका दशमलव पहले ही हटा के ऐसे जोड़ दिए तो बहुत ही आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर अगर दशमलव हटा के नहीं जोड़ोगे तो सिंपल आप उसे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये 40, हाँ, स्क्वायर माइनस 2.7 का स्क्वायर दिया है प्रश्न में, बटा 2.3 इंटू 0.5, ये प्रश्न है हमारे पास। तो अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। ए इक्वल टू कितना अपने पास 7.3, बी इज इक्वल टू अपने पास 2.7, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 7.3 प्लस 2.7, ये क्या हो जाएगा 7.3 माइनस 2.7 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये ऐसा एक तरीका है, या फिर पहले ही आप दशमलव हटा लो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि कितने दशमलव अपने पास, तो इसको 73/10 गुणा 73/10 माइनस 27/10 27/10 बटा 23/10 गुणा 5/10। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 73 गुणा 73 बटा 100 माइनस 27 गुणा 27 बटा 100, 23 गुणा 5 बटा 100, तो 73 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर बटा 100 गुणा 100 बटा 23 गुणा 5। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, बस काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या 73 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर बटा 23 गुणा 5। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 23/5, तो ये 73 और 27 100, ये कितना हो जाएगा 7 70 में 3 30 40, कितना गया 43 और 46 है ना, 46 46 और 23, तो अब 100 गुणा 46 बटा 23 गुणा 5, तो ये 2 बार, ये 20 बार, तो 20 गुणा 2 40। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, समझ आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 40। बाकी लोग को समझा ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सवाल सेम है, स्क्वायर वाला ही है। 0.6 का पावर 4 माइनस 0.5 का पावर 4, जिसको डेसिमल हटाए बगैर भी सॉल्व हो जाता है, डेसिमल हटाए बगैर भी आसान है, क्योंकि डेसिमल हटाने से कैलकुलेशन बड़ा होता है। सॉल्व अभी देख रहे हो, ये भी स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं सारे। सो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.6 स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, हमने देख लिया था इसको कैसे, ये हमने करनी सब पढ़ लिया। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 2 4 हो जाएगा, इसलिए 0.6 रेज़ टू 4 हो जाएगा, माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसा हो गया। अगेन इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, हाँ 11 आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू है 0.6 के स्क्वायर, बी की वैल्यू है 0.5 के स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ए प्लस बी क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर ए हो गया प्लस 0.5 का स्क्वायर बी हो गया, एक ब्रैकेट यहाँ आ गया, दूसरा ब्रैकेट आ गया 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय में जो दिया है वो दिया ही है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर।
ठीक है। सो ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने एज्यूम किया ए इक्वल टू 0.6 स्क्वायर है, बी इक्वल टू 0.5 स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब देखो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, नीचे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर है, तो दोनों ये से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, डिवाइड हो, तो बचेगा क्या अपने पास 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो छोटा अंक है, तो 0.6 का स्क्वायर क्या होगा 0.36 माइनस 0.25, ठीक है, यही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.11, तो 0.11 आएगा, ऑप्शन सब पॉइंट के साथ होना चाहिए था, किसी में पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो 0.11 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल सेम टाइप का सवाल है कि 0.44 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस, दो बार प्लस लग गया, ठीक है कुछ नहीं होता, प्लस 0.027 का स्क्वायर है, नीचे भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है, बस आधे दशमलव का वो है, इसमें डेसिमल पॉइंट गिन लोगे ना तो आसान हो जाते हैं, जो डेसिमल पॉइंट है उसमें 100 करके काट दो, बाकी सब आसान है। चलो देखो ट्राई करो। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करके किसी एक पद को सॉल्व कर लेना अपने को, उससे हम एक आइडिया लगा लेंगे। तो पूरा सॉल्व करने के बजाय आप क्या करो, किसी इस टाइप की, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी एक टर्म को पिक कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने पहला टर्म को पिक कर लिया 0.44 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.044 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.44 डिवाइडेड बाई 0.044 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं 44/100, और ओवरऑल डिवाइडेड में क्या लिख सकते हैं 44/1000 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 44/100 गुणा 1000/44 ओवरऑल पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे 44 से कट गया, 2 0 से कट गया, बचा कितना 10 स्क्वायर, तो आएगा आंसर 100। तो इसमें अगर एक टर्म में 100 आ गया तो बाकी टर्म में भी 100 ही आता है, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा सेम टाइप का सवाल दिखे, देखो सेम है, प्लस प्लस के साथ बस अलग किए हैं, बस दशमलव का ही खेल है यहाँ पे, तो जो डिफरेंस जो सेम है तो उसमें से कोई भी एक को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। पूरा पूरा सॉल्व करने बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इसमें ऐसा शॉर्टकट कर सकते हो, बस पैटर्न देख लेना कि वैसी टाइप का सवाल है कि नहीं, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, ऐसा मत सोचना कि एक छोटा सा किया उसका आंसर आ गया, क्या कि समझ नहीं, ऐसा नहीं, शॉर्ट ट्रिक है, तो बड़ा करेंगे बहुत, पूरा ओपन करके करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब कभी भी ऐसा पैटर्न हो तो एक टर्म को हमको पिक कर लेना है, उसको सॉल्व करने में जो भी आंसर उसका आएगा तो ओवरऑल का भी वही आंसर आएगा, ये इसमें हो। नीचे नीचे 0.004 है ना, नहीं सॉरी 0.044 है ना, 0.044, तो 44 है। हाँ यहाँ जीरो लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे 1000 लिखा हूँ ना, देखो काट समय। हाँ हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला सवाल, अब रिकरिंग चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये रिकरिंग का ऑप्शन वो है, सवाल है, इसमें देख रहे हो आप 0.48484848 रिपीट हो रहा है, तो यही रिपीटेशन को ही रिकरिंग बोलते हैं, अभी हमने देखा था।
0.4848 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको एक प्रकार से क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है इसको भिन्न में लिखो, ऐसा है प्रश्न जब आता है। तो रिकरिंग में क्या होगा, अभी आपके पास क्वेश्चन में 0.484848 दिया है, तो जो अंक दशमलव के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वही रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे देखोगे 4848 रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये रिकरिंग है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं 0.48 रिकरिंग। ठीक है, 0.48 रिकरिंग। अब इसको अब कैसे पता है अपने को, जहाँ भी रिकरिंग का साइन होता है उसको हटाने के लिए नीचे जितने रिकरिंग है उतने 9 से डिवाइड कर देंगे। दो डिजिट है रिकरिंग में, तो हमने 2 9 से डिवाइड कर दिया। अब 2 9 से डिवाइड किया, अब इसको काट दो, अगर 3 से काट रहा है तो 3 तिया 3 तिया 3 एकम 3 छक्के, तो क्या आ गया आंसर 16/33। ठीक है, या फिर इसमें ऑप्शन में देखो यही दे दिया है 48/99। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई रहता तो 16/33 होता और 48/99। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ये रिकरिंग का प्रॉब्लम है ना, रिकरिंग मेथड आ गया अपने पास, तो इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट रिकरिंग वाला ही फिर सेम चीज है, अपने पास क्वेश्चन में दिया 0.57, दोनों में बार लगा है, मतलब दोनों में रिकरिंग हो रहा है। तो दोनों में रिकरिंग हो रहा है, तो अपने को पता है कि उसको हटाने के लिए नीचे में जितना रिकरिंग उतना 9 से डिवाइड करना है, तो 57 डिवाइडेड बाई 9 करना है। अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/90/33, 57 को काटेंगे तो 19 बार जाएगा, तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये रिकरिंग का ही प्रॉब्लम है, आसान, ये पहले जो बेसिक जो इसको समझ आ गया हो तो इसको इजीली समझ आ रहा है। फिर भी इसमें देख लो, अगर जहाँ भी रिकरिंग है जितने डिजिट पे रिकरिंग होता है दशमलव के बाद उतने 9 से हमको डिवाइड करना होता है, तो हमने उतने 9 से डिवाइड किया। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है, इसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, बट एक में रिकरिंग लगा है दूसरा में नहीं लगा है। ठीक है, तो ये उस टाइप का था। सो इसमें कैसा हो जाएगा 0.677 रिकरिंग है, तो इसको जब लिखेंगे, हाँ तो जब लिखेंगे तो 67 लिखेंगे, बट जिसमें जिसकी वजह से रिकरिंग था उसकी वजह से 9, और जिसमें रिकरिंग नहीं था उसकी वजह से 0, और जिसमें रिकरिंग नहीं था उसको इसे घटाना है। ठीक है, बेसिक में हमने देखा था कि 2 डिजिट है, एक में रिकरिंग एक में रिकरिंग नहीं है, तो जिसकी वजह जिसमें रिकरिंग है उसकी वजह से 9, जिसमें रिकरिंग नहीं है उसकी वजह से 0, और जिसमें रिकरिंग नहीं है उसको ओवरऑल संख्या से घटाना है जो ऊपर की संख्या है, तो ये आ गया, तो 61/90, तो 61/90 ये ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे ना सभी को कि बहुत फास्ट हो जा रहा है, आ रहा है आइडिया, हो रहा है सभी को, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये रिकरिंग का सम है, ये रिकरिंग है उसमें सम है, बस और कुछ नहीं। तो अपने पास 3 रिकरिंग नंबर दे दिया है, और तीनों का आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो रिकरिंग का आपको आइडिया है कि कैसे निकलेगा, तो 0.5 बार है, एक रिकरिंग साइन है, 0.6 बार है, 7 है। ठीक है, तो अपने को पता है रिकरिंग हटाने पे ऑप्शन 2 ही आ रहा सही है, 5/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9। ठीक है, जिसका जिसका रिकरिंग साइन हटा वहाँ बटे में 9 आते गए, एक ही डिजिट था इसलिए एक ही बार 9 आया, 2 डिजिट होता था तो 2 आता था, इसमें से अपने 9 कॉमन हो गया, 5 6 7। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 18, काटोगे तो 2, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला सवाल, इसमें देखो आपको दशमलव के पहले रिकरिंग साइन लगा है, अभी तक दशमलव के बाद वाला था, तो हमने दशमलव के पहले लगने वाले जो पूर्णांक है उसमें भी रिकरिंग साइन का किए थे हमने, तो उसमें कैसा था, जैसे 2 रिकरिंग 0.75 है प्लस 3 रिकरिंग 0.78 है, तो हमने जैसे इसमें क्या किया था, जो इसमें पूर्णांक है उसको माइनस साइन में लेना है, और जो दशमलव के बाद है उसको एज इट इज साइन में लेना है। ठीक है, जो दशमलव के बाद उसको एज इट इज साइन में लेना है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन के साथ ये 2 में रिकरिंग है इसलिए माइनस में, प्लस 0.75 प्लस यहाँ पे वो है रिकरिंग इसलिए -3 ले लेंगे, और प्लस 0.78। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये रिकरिंग था इसलिए माइनस साइन आया, इसमें भी रिकरिंग था इसलिए माइनस आना, बाकी को एज इट इज हुआ, तो
प्लस 0.75 माइनस 3 प्लस 0.78, तो ये हो जाएगा -5, ये दोनों जुड़ के। अब इसको और प्लस में क्या आ रहा है 75, 75 3, 3 मतलब 3.3, 75 मतलब 150 तो 1.53, ठीक है। 75 75 और 3 मतलब जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 150 में, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा माइनस इतना आ जाएगा 4 प्लस 0.3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसमें जब आ रहा है 4.53 आ रहा है, उसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन देखो रिकरिंग में दिया है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है तो उसको हम लोग ऐसे में लिख लिए क्योंकि ऑप्शन रिकरिंग में दिया है। अब हमको पता है कि -4 प्लस 0.3 आया, तो -4 वो टर्म होगा जिसमें रिकरिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा 0.53, ठीक है। तो कांस्टेंट को रिकरिंग को सिंपल सॉल्व किए, फिर जो आंसर आया ये आंसर आया आपका, ठीक है। इसको ऑप्शन देखो रिकरिंग में दिया इसलिए रिकरिंग में कन्वर्ट किए, तो -4.53 आया तो उसको उसको -4 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, और हमको पता है कि -4 लिखे तो वो रिकर है, रिकरिंग सेक्शन वाला है, और 0.3 उसके साथ आ जाता है, 4 रिकर रिकरिंग साइन के साथ 53, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, समझ आया था ये 17 नंबर का सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल है, यदि 1/3.125 अगर 0.32 हो तो वो क्या होगा, तो ये भी इक्वेट करने वाला ही है, आप इक्वेट कर लो, उससे आपको आंसर आ जाएगा। मेन है डेसिमल का अंतर देख लो, अभी एक सवाल जो किया था ना इसमें डेसिमल को अंतर देख रहे थे वैसे ही है, तो 1.3125 इक्वल टू 0.32 है। सो आप चाहो तो पूरे को कांस्टेंट में बदल लो, मतलब पूर्ण अंक ले लो डेसिमल को हटा के, तो उससे भी एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ब्रेक कर सकते हो, या तो इस दशमलव को 3125 में ले लो, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख लो, मतलब 0.00, 3 बार 0 है, 3125, तो अभी आपके पास दशमलव 1 2 3 है, अभी उसको कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 था उसको 7 में बदल लिए, तो वैसा भी कर सकते हो, तो 3 को 7 में बदलोगे तो गुणा होगा, और कांस्टेंट में बदलोगे तो भाग होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर दशमलव को ऐसे पूर्ण उसमें बदलोगे तो भाग होता है, जो भी आता है भाग होता है, और ऐसे कांस्टेंट को दशमलव बदलोगे तो उतने जितने शिफ्ट किया आपने दशमलव उतने का गुणा होता है, ठीक है। तो इसको ले जाओ, और या तो ऐसे में कर लो या तो ऐसे में कर लो, सिमिलरली अगर ऐसे में करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे में करोगे तो दोनों को कांस्टेंट में कर लो, दोनों को मतलब इसको भी आप 1/3 1 2 5 में ले लो, इसको भी आप 1/3 2 5, अब इसमें लेने में जो भी डेसिमल का खेल है, डेसिमल इतना अधिक था हमने ये ले लिया तो बटे आएगा, इसमें भी डेसिमल था इतना ले लिया तो बटे आएगा, तो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। इससे पहले एक सवाल किए थे वैसी टाइप का ये, ठीक है। समझ आया ये, बाकी लोग को समझ हुआ कि बनाना पड़ेगा, चलो समझ आ गया होगा, कितना बच गया 8, 8:15 हो गया, ठीक है। चलिए फिर तो इसका आंसर हो जाएगा 3200, ठीक है, ये 32 ही है, तो उसी के जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो जो दशमलव रहते हैं लगभग वही आंसर होता है, अगर ऑप्शन देखो सब एकदम तितर बितर है, कोई लिंक नहीं है, और अपने पास इक्वेट ही आया है, तो उसी के आसपास होगा। उससे पहले वाले सवाल में भी देखोगे थे तो 2.36 आया था, उसमें 2360 ऐसा था इक्वेट में, इक्वेट किए थे, तो जब भी ऐसे दशमलव के साथ एडजस्टमेंट वाला आता है तो उसका आंसर जो ये दिया रहता है वैसी टाइप का आता है, तो इसमें 0.32 दिया तो उसमें 32 से रिलेटेड जो आएगा वही आएगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है तो वही सही, समझ गए, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था सारे डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चंस था, इसमें जो मेनली जो क्वेश्चंस आपको देखने मिलता है वो यही छोटा बड़ा कौन सा वो फाइंड आउट करो फ्रैक्शन में, या तो फिर पुनरावृत्ति और कुछ कुछ डेसिमल्स का इक्वेट करने वाला या मल्टीप्लिकेशन, तो इतना ही था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है, क्लियर सभी को।